नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी, जब बेटे ने लाठी डंडे और चप्पल से पीटकर भगाया तो बाप ने दिखाए दिन में तारे। अंधियारी काली रात को सुनसान सड़क पर एक आदमी चले जा रहा था, जिसके सामने से एक गाड़ी आ रही थी, पर वह व्यक्ति जैसे बेसुध था और गाड़ी के आने से पहले ही वह बेहोश होकर राम प्रसाद जी की गाड़ी के आगे बेहोश हो गया। राम प्रसाद जी जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने तुरंत ही ड्राइवर से कहा, जाकर देखो कि क्या हुआ है। अच्छा साहब जी, कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति को, जो सड़क पर बेहोश पड़ा था, उसे देखकर अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक, सड़क पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश है, जिसे काफी चोट लगी है। लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है बेचारे को। इतना सुनकर राम प्रसाद जी गाड़ी से बाहर निकले और उस आदमी के पास आए। उसे देखते ही उनके होश उड़ गए और वह एकदम से घबरा गए। ड्राइवर से कहा, जल्दी गाड़ी में से पानी की बोतल लाओ। दौड़कर ड्राइवर गाड़ी से पानी की बोतल लाया और उस बेहोश आदमी पर पानी की छींटें मारी, जिससे उस बूढ़े व्यक्ति को होश आया। बूढ़ा व्यक्ति जो बेहोश था, उसका नाम उमाशंकर जी था। उमाशंकर जी ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गए। उनके बचपन के मित्र राम प्रसाद जी उनके सामने ही खड़े थे और उन्हें देखते ही उमाशंकर जी चौंक गए, पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। राम प्रसाद जी ने भी उमाशंकर जी को गले लगाया और पूछा, मित्र, तुम यहाँ इस वक्त? उठो, चलो मेरे साथ। ड्राइवर की मदद से उमाशंकर जी को लेकर अपने घर गए और डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर दवाई देकर चले गए तो राम प्रसाद जी उमाशंकर जी के पास आए और वहीं पास आकर बैठ गए। दोनों मित्र इतने समय के बाद जो मिले थे, परंतु उमाशंकर जी की स्थिति को देखते हुए राम प्रसाद जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने उमाशंकर जी से कहा, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा था, किंतु अब वह जानना चाहते थे कि इतनी रात, इतनी चोट, सुनसान सड़क पर तुम कैसे पहुंचे मित्र? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। राम प्रसाद जी ने उमाशंकर जी को धैर्य बंधाते हुए कहा। तो उमाशंकर जी ने बताना शुरू किया, अब से 6 महीने पहले ही मेरी पत्नी रमा देवी का निधन हो गया, जिसके पश्चात घर में अकेलापन और भी ज्यादा रहने लगा। बेटा ऑफिस चला जाता और मैं घर अकेले रह जाता। और अब से 3 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे की शादी की थी। मैंने सोचा कि कम से कम अब घर तो लगेगा। घर में लक्ष्मी न हो तो घर भी काटने को आता है। मैंने सोचा था कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उसी तरह मैंने अपनी बहू को कभी भी कहीं आने जाने से नहीं रोका, ना ही मैं उस पर ज्यादा पाबंदी लगाता था। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता। शुरू में 1-2 हफ्ते तक तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे बहू का व्यवहार कुछ अलग लगने लगा। वह पूरा दिन फोन पर बातें करती रहती, पर मैंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एक दिन यूं ही पूछ लिया, बेटा किसका फोन है? उसने कहा, माँ का फोन है, उन्हीं से बात कर रही हूँ। मैंने कहा, लाओ संदन जी से हमारी भी बात करा दो। तो उसने कहा, नहीं पापा, मम्मी अभी बिजी हैं, आप बाद में बात करना, कहकर फोन काट दिया। फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते रहे और धीरे धीरे बहू जब मार्केट जाती तो शाम तक वापस आती। मैंने कहा, बेटा तुम घर ही रहो, बाजार से सब्जियां मैं लाया करूंगा। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं भी घर पर बैठा बैठा कुछ काम थोड़ी करता हूँ, मैं चलाया जाया करूंगा। उसने कहा, नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, आप घर पर आराम करो। बहू का मेरे प्रति व्यवहार ठीक था, कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और ना ही बदतमीजी से। लेकिन बहू का इतने समय तक घर से बाहर रहना मुझे सही नहीं लगता था। मैंने कहा, बेटा टाइम से ही घर आ जाया करो, माहौल ज्यादा सही नहीं है। तो पहली बार थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, आप इतनी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आपको टाइम से खाना पीना मिलता है ना?
फिर आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? कहकर वह किचन में चली गई। उस दिन के बाद मेरी उससे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सोचा बेटे से कहूँ, पर लगा कहीं ऐसा न हो कि मैं बहू पर बिना बात ही शक कर रहा हूँ, जिसके कारण उनके बीच कोई गलतफहमी हो। इसलिए मैंने खुद ही सच पता करने का निश्चय किया। धीरे धीरे बहू बेटे के पीछे पीछे ही घर से निकल जाती और शाम को बेटे के आने से घंटा भर पहले ही घर आती। पूरा दिन घर से बाहर रहती। एक दिन मैंने बहू का पीछा किया तो देखा कि वह किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर चली गई और शाम को वही लड़का उसे घर के बाहर छोड़ने आया। अब मैं इस बात पर थोड़ा गौर करने लगा। मैंने लगातार यही सिलसिला हफ्ते भर तक चलते हुए देखा। मैं अपनी बहू के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता था, लेकिन जो मैं देख रहा था इस सब के बाद भी मैं चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि वह मेरे बेटे के साथ गलत होता। मैंने अब अपनी बहू से बात की। मैंने कहा, मालती, यह लड़का कौन है जिसके साथ सुबह जाती हो और रात तक घर आती हो? और तुम जाती कहाँ हो? ऐसा क्या काम है तुम्हारा बेटा? तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वहां से सिवाय बर्बादी के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। आज के बाद अगर उससे मिली तो मैं सब कुछ विनय को बता दूंगा। जब मैंने विनय को बताने की बात कही तो वह मेरे पैरों में गिर गई, मुझसे माफी मांगने लगी। कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, पर आप उनसे कुछ मत कहिएगा। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने भी उसे माफ कर दिया और अब वह पूरा दिन घर पर ही रहती, मेरा अच्छे से ध्यान रखती, अपने पिता की तरह। मुझे भी लगा था कि सब कुछ सही हो गया है। एक दिन मैं पास के ही मंदिर में भजन करने गया। शाम तक ही वापस आना था। बहू को बताकर मैं मंदिर चला गया। वहां जाकर पता चला कि जो भजन मंडली आने वाली थी उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से भजन नहीं हो पाएगा। तो मैं वापस अपने घर आ गया। घर आकर देखा घर के बाहर वही बाइक खड़ी थी जिस पर बैठकर मेरी बहू रोज कहीं जाती थी, उस लड़के के साथ। मैं जैसे अंदर आया, मैंने क्या देखा उसे बताती भी मुझे शर्म आती है। मेरी बहू और वह लड़का अंदर मेरे बेटे के कमरे में बेड पर बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अपनी बेशर्मी में लीन थे। यह सब देखते ही मैं जोर से चिल्लाया, बहू! मुझे देखते ही वह सकपका गए और वह लड़का उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घर से भागा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगा और मैं बाहर बगीचे में बैठा शाम को विनय के आने का इंतजार कर ही रहा था और साथ ही सोच रहा था क्या मुझे इन सब के बारे में विनय को बताना चाहिए या नहीं। इतने में बाहर से चिल्लाता हुआ विनय घर के अंदर दाखिल हुआ। वह बाहर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा था, पापा, पापा, कहाँ हैं आप पापा? मैं बगीचे से अंदर गया। मैंने कहा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे देखते ही उसने कहा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा। मैंने माना कि माँ नहीं रही। इसका मतलब यह तो नहीं आप अपनी बहू पर ही इतनी गंदी नजर रखो। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम यह सब क्या कह रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, बस चुप हो जाओ पापा। मालती ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे आप छुप छुप कर उसे कपड़े बदलते हुए नहाते हुए देखते हैं, और आज तो आपने ऐसा क्या किया कि मालती बस रोए जा रही है। तभी बहू अंदर से अपना कमरा खोलकर दौड़ती हुई बाहर आई और विनय के गले लगकर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, विनय, आज तुम्हारे पापा ने जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मेरे कमरे के अंदर घुस गए और मेरे साथ जबरदस्ती। इतना कहकर रोने लगी। बस उसकी बात सुनते ही विनय ने कुछ जानने की कोशिश न की न पूछने की और बस मुझ पर हाथ उठा दिया। उसने मुझे लाठी, डंडे, जूते से मारा। पीटते पीटते उसने घर से निकाल दिया। कहते कहते उमाशंकर जी तेज तेज अपना सिर पकड़कर पीटते हुए रोने लगे। रामप्रसाद जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, तुम परेशान मत हो मित्र, तुम्हारे बेटे की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हम दोनों मिलकर हटाएंगे। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। रामप्रसाद जी ने उमाशंकर जी को शांत कराया और खाना खिलाकर सुला दिया। और फिर अगले ही दिन रामप्रसाद जी और उमाशंकर जी दोनों ने मिलकर विनय की पत्नी
मालती का सच उसके सामने लाने की योजना बनाई, जिसके अनुसार सबसे पहले उन्हें किसी भी तरह से विनय को मालती का सच दिखाना था, क्योंकि शायद वो किसी की कही हुई बातों पर विश्वास न करे। यही सोचकर उन दोनों ने योजना बनाई और फिर अगले ही दिन रामप्रसाद जी ने अपने कुछ नौकरों से कहकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया और उसके थ्रू मालती के कुछ फोटोज और वीडियोस कलेक्ट की, जिनमें मालती दूसरे लड़कों के साथ घूम फिर रही थी, बाहों में बाहें डाले, किसी के कंधे पे सिर रखकर। उमाशंकर जी और रामप्रसाद जी दोनों विनय के ऑफिस पहुंचे, जहां जाकर सीधा विनय के सामने वह सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखा दी, जिन्हें देखकर विनय पहले तो भौचक्का रह गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं कैसे मान लूं कि इन तस्वीरों में जो है वह मेरी पत्नी ही है? हो सकता है आप लोगों ने यह फोटोज बनवाई होंगी, एडिट कराई होंगी। उसके इतना कहने पर उमाशंकर जी बोले, विनय, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, ना ही मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारा घर टूटे, लेकिन बेटा वह लड़की सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल को उसकी वजह से तुम्हारी जान पर बनाए, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से उसका सच दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम कल दिन में अपने घर जाकर देखना, और याद रहे, घर जाओ तो किसी भी तरह की आवाज मत करना, और तब मुझे बताना कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे जो भी कहा वह कितना सच है। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए और विनय सोच में पड़ गया। उसने निश्चय किया कि कल वह जरूर घर जाएगा और जो भी सच्चाई है उसका पता खुद करेगा। अगले दिन सुबह विनय मालती से यह कहकर गया कि ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, जिसकी वजह से मुझे आने में देर होगी। खाना बाहर से खाकर आऊंगा, तुम भी कुछ बनाकर खा लेना। इतना कहकर विनय ऑफिस चला गया। उधर रामप्रसाद जी का एक जासूस विनय के घर पर नजर रखे हुए था। विनय के जाने के बाद जैसे ही वह लड़का विनय के घर में दाखिल हुआ, उस जासूस ने फोन कर रामप्रसाद जी को खबर दी और उन्होंने देर न करते हुए सीधा विनय से कहा कि तुम अभी की अभी अपने घर के बाहर मिलो। विनय भी अब इन सब से तंग आ चुका था, वह भी सच जानना चाहता था, इसलिए तुरंत ही ऑफिस से सब काम छोड़कर अपने घर आया। उसने देखा रामप्रसाद जी और उमाशंकर जी दोनों घर के बाहर ही खड़े थे और छिपे हुए थे, जबकि उसके घर के बाहर एक काले रंग की बाइक खड़ी हुई थी, जिसे उमाशंकर जी ने पहले कई बार देखा था। उसे देखकर विनय थोड़ा गुस्से में आया। तभी दोनों ने उसे समझाया कि वह शांति से अंदर जाए और जाकर देखे कि अंदर कौन है। दोनों के समझाने पर विनय अपने जूते भी उतार कर अंदर नंगे पांव गया, ताकि किसी प्रकार की कोई आवाज ना हो। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़का बेड पर बड़े ऐश से लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके सामने कपड़े बदल रही थी और उससे पूछ रही थी, कैसी लग रही है यह ड्रेस? यह देखते ही विनय का खून खौल गया और उसने तुरंत अंदर घुसकर उस लड़के का कॉलर पकड़कर बेड से उठाया और बाहर गेट पर धक्का दिया। मालती को जोरदार थप्पड़ मारा और मालती एक थप्पड़ में नीचे जा गिरी। विनय अब बाहर आया और उस लड़के को लात घूंसों से मारने लगा। उसकी नजर वहां पर पड़े एक चाकू पर पड़ी। गुस्से में वह चाकू लेकर उस लड़के की तरफ दौड़ा। तभी उमाशंकर जी और रामप्रसाद जी भी वहां पहुंच गए और उनके पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई। वहां जाकर पुलिस ने उस लड़के और मालती दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर वहां से चले गए। विनय अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी के प्यार में यह भूल गया था कि आपने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। मेरी हर खुशी, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा है आपने। मैं उसकी बातों में आ गया, इतना बड़ा पाप कर बैठा। मुझ जैसा बेटा तो जीने लायक भी नहीं है। कहकर वह उस चाकू से खुद को ही मारने लगा। तभी उमाशंकर जी ने आकर उसका हाथ पकड़कर चाकू दूर फेंक दिया और विनय को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में माता पिता हमसे जितना प्रेम करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती।
कभी भी अपने पति या पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार न करें। हम यह नहीं कहते कि आप केवल अपने माँ बाप की सुने, अपनी जीवन साथी की नहीं। सुने, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहें। सही और गलत में पहचान करें, निराधार किसी को भी दोषी न माने। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।